हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अभी देखो हम करेंगे जो रिवीजन हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है उसमें अपना आज का सेकंड चैप्टर है मानव बस्तियां। ये है अपनी जो सेकंड बुक है भारत भूगोल भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें जो सेकंड चैप्टर है इसका अपन रिवीजन करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो थोड़ा सा फुर्ती से अपन रिवीजन कर लेते हैं। मेन सारी चीज़ें अपन यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज़ें देख लेते हैं। कोई इसमें विस्तार से पढ़ने की जो है वो अपन टाइम जो है वो लंबा इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो सिलेबस देख लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है। देखो इसमें सिलेबस है ग्रामीण बस्तियां, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां। फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण जो बस्तियां हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। फिर हम यहां पे देखेंगे नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर। फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, इसमें गुच्छित बस्ती या संकुचित अथवा अपकेंद्रित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती या विखंडित बस्ती, पल्लीकृत और परीक्षित बस्ती, एकाकी नगरीय और बस्तियां। इस नगरीय बस्तियों में फिर देखेंगे प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर देखेंगे। फिर बाद में भारत में नगरीकरण की सारी जो चीजें हैं, कंडीशंस, प्रवृत्तियां, वो सारी देखेंगे। नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, फिर स्मार्ट सिटी आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। तो ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये एक नगर का चित्र है। इस तरीके से जैसे ये मानव बस्तियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बस्तियां होती हैं। तो बात करते हैं कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। बच्चों में शॉर्ट में पहले ही बता दिया, शॉर्ट में हम इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्विकली पढ़ेंगे। और आपको बता दूं 7 बजे अपनी जो है पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि अपना जो आरबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में जो एमसीक्यूज है उसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। एमसीक्यूज का मतलब होता है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक जो होते हैं वन लाइनर के। तो इस पे अपना ज्यादा जोर रहता है। तो देखो पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव बस्ती जो है ना, कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल, चाहे वो कैसा ही हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कच्चा घर हो, चाहे गोल हो, चाहे एक रेखीय हो, लंबा हो, किसी भी प्रकार का आकार प्रकार के घर जो होते हैं उस और उनका जो संकुल होता है, घेरा जो होता है या जो पाई जाती है बस्तियां, और उसमें मनुष्य रहते हैं, तो वो मानव बस्ती कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। आकार और प्रकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो बस्तियां 2 प्रकार की होती है। एक होता है ग्रामीण बस्ती और दूसरा होता है नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है कि ये जो ग्रामीण बस्तियां होती है उनका मुख्य व्यवसाय होता है प्राथमिक क्रियाएं, जैसे कृषि है, पशुपालन है ना, वनोपज है और जल मछली पालन है। इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो होती है। तो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप पर आधारित होती है आजीविका इनकी। और जो नगरीय बस्तियां होती है ये द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होती है। द्वितीय क्रियाकलाप होता है विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक जो गतिविधियां होती है, और तृतीय क्रियाकलाप में आता है सेवा क्षेत्र, है ना, तृतीय चतुर्थ पंचमी, ये सारी गतिविधियां इसमें पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ के लोग आजीविका के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, हमने पहले ही देख लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ना, इनका जो मूल जो इनके उत्पाद होते हैं, जैसे फल सब्जी उत्पादन, अनाज उत्पादन, कृषि कार्य होता है। इसके बाद देखो नगरीय बस्तियों की अगर हम बात करें तो नगरीय बस्तियां जो है ये आर्थिक नोड के रूप में कार्य करती हैं। नगरीय बस्तियां किस रूप में कार्य करती हैं? ये आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करती हैं। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक क्रिया होती है, अभी हमने देख लिया है। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती है, वो फिर ग्रामीण क्षेत्र में भेजी जाती है। इसके बाद परिवहन और संचार माध्यम के जरिए ये कार्य संपन्न किया जाता है। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर के बस जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक होती है। और फिर हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो जो विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती हैं उन्हें 4 भागों में मोटे तौर पर विभाजित किया जाता है। इनके 4 प्रकार हैं। पहला होता है गुच्छित बस्ती। उसी गुच्छित बस्ती को हम संकुलित बस्ती या फिर आकेंद्रित बस्ती भी कहते हैं। फिर होता है अर्धगुच्छित बस्ती, जिसे विखंडित बस्तियां कहते हैं, दूर दूर बसी हुई बस्तियां कहते हैं। और गुच्छित का मतलब होता है एक जगह, जैसे गुच्छे के समान, जैसे चाबी का गुच्छा होता है वैसे। पल्लीकृत बस्ती होती है, और फिर होती है एकाकी अथवा परीक्षित बस्तियां। तो एक एक करके इन सबका उदाहरण देख लेते हैं। देखो पहला है गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां क्या होती है कि इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है, गुच्छे टाइप होता है, बहुत नजदीक नजदीक घर बसे हुए थे, बिल्कुल सटे हुए घर जो है वो रहते हैं। जैसे ये उदाहरण देख सकते हैं आप, कितना भीड़ भरा इलाका है, तो ये पास पास बसे हुए हैं, ये गुच्छित बस्ती है।
इन गांवों में आवास स्थान और खेत खलियान एवं चरागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। मतलब रहने के लिए जो है वो गांव में लोग रहते हैं, खेत इनके अलग होते हैं, पशु इनके अलग बांधे बांधे जाते हैं, इस तरीके से होता है। ये बस्तियां, ये जो गुच्छित बस्तियां होती है, ये आयताकार, अरीय, रेखिक आदि प्रतिरूपों में मिलती है और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है। जहां उपजाऊ मैदान होते हैं वहां पे ये जगह जो है वो पाई जाती है, पास पास बसी होती है और विशेष करके आयताकार इनका जो है वो ढांचा हो सकता है। सुरक्षा कारणों से जैसे बुंदेलखंड, नागालैंड में और जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियां मिलती है। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो अगला अर्धगुच्छित बस्तियां। तो अर्धगुच्छित बस्तियां आप देख सकते हो, ये चित्र है अर्धगुच्छित बस्तियों का ना, जैसे पहाड़ी इलाका है तो ये इस प्रकार की जो है वो होती हैं। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर लगता है, मतलब दूर दूर जो है वो बसे हुए हैं, कोई एक कुछ बस्तियां यहाँ पे हो गई ऐसे अर्धगुच्छित। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां जो है वो गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। फिर आता है पल्लीकृत बस्ती या पल्ली बस्ती। ये बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूहों में बस जाती है। एक बड़ा सा गांव होता है, उसके पास में एक इधर बसी हुई है, एक इधर बसी हुई है, ऐसे होती है, लेकिन उसी गांव का ही हिस्सा होती है। इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन्हें पल्ली भी कहते हैं, नांगला कहते हैं, ढाणी कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, आदि आदि नामों से जाना जाता है। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ और हिमाचल की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। और अंत में जो चौथा प्रतिरूप है इन बस्तियों का, वो है एकाकी बस्तियां। भारत में परीक्षित अथवा एकाकी बस्तियां प्रारूप जो है वो सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियां अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली एवं छोटी पहाड़ी की ढलानों पर जो है खेतों और चरागाहों के रूप में दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जिसका खेत होता है उसी खेत में वो मकान बना लेते हैं। तो ये जो ऐसी बस्तियां कहलाती है वो एकाकी बस्तियां कहलाती है। मतलब एक मकान, एक या विशेष करके दो हो सकते हैं, फिर दूसरे के खेत में दूसरा, फिर तीसरा, तो थोड़े थोड़े ऐसे दूर दूर बसे रहते हैं। ये एकाकी बस्तियां होती है। एकाकी बस्तियों के प्रत्येक घर में केवल एक ही परिवार रहता है। उस परिवार का कोई नौकर या श्रमिक उसी मकान के किसी भाग अथवा पृथक से एक कमरा बना करके रह सकता है। यद्यपि इस प्रकार की बस्तियों में गांव के मनुष्यों का सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है, फिर भी इन अधिवासों में अनेक आर्थिक लाभ होते हैं। परिवार गांव की राजनीतिक और लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, क्योंकि मुख्य जो आबादी क्षेत्र है उससे दूर रहते हैं। ये हमने बात करी है। अब देखो, भारत में परीक्षित या एकाकी बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहले तो ये कि ये बस्तियां छोटे छोटे मतलब जो जंगल होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे दूर दूर बसी रहती हैं और साथ ही साथ पहाड़ी के ढलानों पर, खेतों में या चरागाहों के आसपास दिखाई देती है। इनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं, मतलब इसीलिए तो इसे एकाकी कहते हैं। एक मकान यहाँ है, एक मकान वहां है, ऐसे अपन अपने अपने अलग अलग रहते हैं। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि भागों में ये पाई जाती है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौतिक कारण क्या क्या है। तो भौतिक कारण है जैसे भूभाग की ऊंचाई, जलवायु, और आप देख सकते हैं उसकी प्रकृति आदि। सांस्कृतिक और मानव जनित कारणों में सामाजिक संरचना, जाति, ये आदि चीजें पाई जाती है। धर्म, सुरक्षा संबंधी कारणों में चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा आदि। ठीक है। उच्चावच की प्रकृति है, फिर जल की उपलब्धता है, उर्वरक मृदा है और जलवायु है। ये सारी चीजें भारत में जो बस्तियां हैं, बस्तियों के निर्माण में जो है मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब देखो, इसी तरीके से हम नगरीय जो बस्तियां होती है उनकी बात करेंगे। नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा जाता है। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भाई विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है, तो वो है ब्रिटेन का लंदन शहर। अगर अब है समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो नगरों में एक तो देखो प्राचीन नगर होते हैं। अगर हम बात करें पुराने समय के जो प्राचीन नगर हैं, ये अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ था। और अगर हम देखें भारत में, जैसे वाराणसी है, प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र जिसे पटना कहते हैं, या तक्षशिला है ना, ये जो है ना मदुरई है, ये प्राचीन नगरों की श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं मध्यकालीन नगर। इस काल में अधिकांश नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में होता है। जैसे राजशाही बाद में जो है वो का गठन हुआ, तो ऐसे ऐसे नगरों का विकास हुआ था। और ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर किया गया था। इसमें दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये इसके उदाहरण है। ठीक है। और अब देखो,
और अब देखो आधुनिक नगर, अगर हम आधुनिक नगरों की बात करें तो अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से पृथक अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासनिक केंद्रों या ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों या पत्तनों और प्रशासनिक या सैन्य क्षेत्रों के रूप में इनका विकास किया था। ये जैसे सूरत है, दमन है, गोवा है, पांडिचेरी है, आदि आदि। ठीक है, तो ये जो है हमने नगरीय बस्तियों को देख लिया है, नगरीय बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में देख लिया है। इसमें चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये आधुनिक नगरीय बस्तियों के उदाहरण हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगरों की बात करें तो ये आप देख सकते हो दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि आदि हैं। अब कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर, तो प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर क्या होता है कि जहां पर उच्चतर क्रम की प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, ये ऐसे ऐसे नगर। फिर है औद्योगिक नगर, मतलब जहां उद्योगों की प्रधानता होती है, जैसे मुंबई है, सैलम, जमशेदपुर आदि। फिर परिवहन नगर, कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला है, कोची, विशाखापट्टनम आदि। वाणिज्यिक नगर, जहां व्यापार और वाणिज्य की विशिष्टता के कारण नगरों और इसका शहरों का विकास होता है, जैसे कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, आदि आदि। ठीक है, फिर आते हैं खनन नगर। वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जहां से विभिन्न प्रकार के खनन जैसे कोयला, लोहा आदि आदि धातुएं निकाली जाती है, तो रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है और है सिंगरौली। फिर गैरिसन या छावनी नगर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन नगरों में सेना की छावनियां होती है, इसीलिए इन्हें गैरिसन या छावनी नगर कहते हैं, जैसे अंबाला है, जालंधर है, बबीना है, उधमपुर है, आदि आदि। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के नगर होते हैं, जो विशेष रूप से किसी धर्म से रिलेटेड वहां पे उनका पूजा स्थल होता है, तो वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर होते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। फिर आता है शैक्षिक नगर, जो विशेष रूप से शिक्षा के केंद्र होते हैं, तो ये शिक्षा के केंद्र के रूप में जैसे रुड़की है, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, कोटा आदि आदि। इसके बाद पर्यटन नगर आते हैं, तो पर्यटन नगर जो है वो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उदकमंगलम, माउंट आबू आदि आदि। एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, बीच में थोड़ा सा आया तो देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देता है, जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिसमें क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के क्रम में जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो ये है एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नगरीय संकुल की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, नगरीय संकुल में आप थोड़ा सा इसे पढ़ लेना, और मैं आपको ये नोट्स जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पे हमने बस इतना ही है। महानगर और मेगा नगर में अंतर, तो ये हमने पढ़ा है इसका ज्योग्राफी का बच्चों मानव बस्ती वाला चैप्टर। और मैं बता दूं कि अगर कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो, पूरे के पूरे नोट्स जो है वो अगर बच्चों आप प्राप्त करना चाहते हो, तो ये कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप में आपको मिलेंगे, और मात्र 11 रुपये में हम आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। ओनली 11 रुपीज़ में आपके सारे चैप्टर्स, दोनों किताबों के कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम का ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे तो आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा 9079622989। इसी तरीके से मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी ऐप में मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।